अगर आपको चाहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर A to Z सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो, छोटी से लेके बड़ी तक सभी डिटेल्स कवर्ड हो और पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल्ड वर्जन में कवर हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द बेसिक्स टू द प्रो लेवल, राइट। तो चाहे आप अभी 12th क्लास में हैं, चाहे आप सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पर बैठकर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल और आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टोटल 3 टॉपिक्स डिसोल्यूशन के, जिसमें से सबसे पहला सिंपल डिसोल्यूशन, दूसरे नंबर पर हम कवर करेंगे गार्नर वर्सेस मूरे रूल और तीसरे नंबर पर कवर करेंगे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल डिसोल्यूशन के साथ। सिंपल डिसोल्यूशन का मतलब यह होता है कि आपको लेट्स से एक फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है और आपको उस बैलेंस शीट के बेसिस पे जो फर्म है उसको डिसॉल्व करना है। अब क्या करना है, जब भी आपको फर्म की बैलेंस शीट दी होगी तो आपको एसेट साइड लायबिलिटी साइड दे रखी है, तो बैलेंस शीट को आपने क्लोज करना है। क्लोज क्यों करना है? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो हमें बैलेंस शीट को खत्म करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जो एसेट्स दी होती हैं, हम उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। अब एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री की बात करी जाए तो जर्नल एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो उसकी डेबिट साइड पे आ जाएंगी सारी एसेट्स। लेकिन आपको यहां पे एक बात समझनी है और वो बात ये है कि कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर करनी है। तो आपको सारी एसेट्स ट्रांसफर करनी है, लेकिन सिर्फ 2 चीजें छोड़ देना, एक तो कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में है और हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो चीज ऑलरेडी जो रियलाइज्ड फॉर्म में है उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं करना। दूसरे नंबर पर अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं तो उसको भी ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि वो रियलाइज हो ही नहीं सकते। तो जो चीज रियलाइज ही नहीं हो सकती हम उसको ट्रांसफर कर देंगे सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। डन हो गई बात। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस को और पार्टनर्स का कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देन इसके बाद हम लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। अब लायबिलिटीज में ना 2 चीजें दी होती है, एक तो कैपिटल और एक लायबिलिटी। कैपिटल के अंदर कैपिटल भी आ गई और रिजर्व्स भी आ गए। तो मैं कैपिटल और रिजर्व की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं लायबिलिटीज के बारे में। अब जो लायबिलिटीज दे रखी हैं वो लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटीज को भी बंद करना, क्लोज करना उनका अकाउंट भी। तो लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री पास हो गई, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्या सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है? देखो जी, अगर किसी पार्टनर की लायबिलिटी है यानी कि पार्टनर का लोन है तो वो नहीं ट्रांसफर करना, लेकिन आउटसाइडर सभी लायबिलिटीज को आपने ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी को। तो जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे चली गई और जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहां पर हम अपने पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे जो भी बैलेंस दे रखा है, अगर लायबिलिटी साइड दी है तो क्रेडिट साइड पे बीडी आ जाएगा और अगर एसेट साइड दी है तो डेबिट साइड पे बीडी आ जाएगा। और अगर करंट अकाउंट दे रखे हैं तो करंट अकाउंट भी डायरेक्टली कैपिटल में ही ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, करंट अकाउंट का कोई रोल नहीं है। अगर कोई रिजर्व्स दे रखे हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड पे जो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है वो चार्ज हो जाएंगे। डन हो गई बात। तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री बन गई रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो लॉसेस है उसको चार्ज करने की एंट्री बन गई एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। ये दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एसेट्स कैसे कैसे रियलाइज होना स्टार्ट हुई। अब एसेट्स रियलाइज होगी तो एसेट रियलाइज होने का मतलब है कि आपने बाहर जाकर एसेट बेच दी। अब चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड थी चाहे वो एसेट अनरिकॉर्डेड थी। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड थी भी तो आपने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उसे भी अनरिकॉर्ड कर दिया, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड है तो वो तो वैसे ही अनरिकॉर्डेड है। तो इन शॉर्ट अब आपकी बुक्स में एसेट तो है ही नहीं। तो अब एसेट चाहे आपके गिवन प्राइस से ज्यादा में बिके, गिवन प्राइस से कम में बिके या फिर एट पार बिके, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा आया और रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया।
तो जो भी एसेट बिकेगी आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मान लेते हैं कि कोई लाइबिलिटी पे कर दी हमने, तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं इन एंट्रीज को कैसे समझाता हूं, मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं। एसेट बेचने की जनरली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब क्योंकि हम अपनी सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो एसेट के बदले वर्ड आएगा रियलाइजेशन। तो हमारी एसेट बेचने की एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटीज की पे करने की एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि लाइबिलिटीज भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है, हमें पे करनी है या हमें रिसीव हो रहा है, तो हम एंट्री पास करेंगे। डन है जी। इससे पहले अगर कोई पार्टनर का लोन होगा, तो पार्टनर का लोन हम डायरेक्टली पे कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इन शॉर्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हम 4 अकाउंट बनाकर चल रहे हैं। अब एक रियलाइजेशन का अकाउंट बन रहा है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन रहा है, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसका लोन अकाउंट बन रहा है, और साथ साथ कैश और बैंक अकाउंट बन रहा है। बाकी सब कुछ क्लोज हो गया। इसके बाद बारी आती है कि अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर ले जाता है, मतलब एसेट टेक ओवर कर लेता है, तो क्या होगा। तो इसकी एंट्री मैं कैसे बनवाता हूं, मैं आपको वो समझाता हूं। मान लीजिए कि वो एसेट आपने बाहर बेची, तो जर्नल एंट्री होती है एसेट को बेचने की बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो क्योंकि मैं अपनी सारी एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं, तो बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्योंकि कैश नहीं मिला, हमने पार्टनर को दिए वो एसेट, तो बैंक के बदले डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बन गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिमिलरली लाइबिलिटीज के केस में भी ऐसे होता है। लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके, तो लाइबिलिटीज के बदले रियलाइजेशन आ जाएगा। और क्योंकि हम पे नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनर को कह रहे हैं भाई तू पे कर दे, तो हमसे पैसे ले ले, बैंक के बदले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लेते हैं अगर कोई एसेट जो है वो टेक ओवर करके ले गया पार्टनर, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर था, वो हमारा फर्नीचर ले गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी अगर हम डिसोल्यूशन ना कर रहे होते और क्रेडिटर अगर फर्नीचर ले जाता, तो हम एंट्री पास करते क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्योंकि अब हम क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं और फर्नीचर भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो दोनों के बदले रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। इन शॉर्ट नो एंट्री विल बी पास्ड। देन इसके बाद बारी आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि एक्सपेंसेस पे किसने करे हैं। अगर एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं, तो टू कैश अकाउंट आएगा या टू बैंक अकाउंट आएगा, क्रेडिट बैंक अकाउंट होगा। और अगर पार्टनर ने पे करे हैं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। धन है। अब जिसने भी पे करे हो उसको छोड़ दो। अब ये बताओ बियर किसने करने हैं। अगर बियर फर्म ने करने हैं तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पार्टनर ने बियर करने हैं तो पार्टनर डेबिट होगा। अब इकट्ठे करके देखते हैं। अगर बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म है, यानी फर्म ने ही बियर करने हैं, फर्म ने ही पे कर दिए, क्योंकि फर्म ने बियर करने हैं तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और फर्म ने पे कर दिए तो बैंक क्रेडिट होगा। बॉर्न बाय फर्म पेड बाय बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, यानी कि बियर करने थे पार्टनर ने, पे कर दिए फर्म ने। क्योंकि पार्टनर ने बियर करने हैं तो पार्टनर डेबिट होगा, लेकिन फर्म ने पे कर दिए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब इस तरफ पेड बाय पार्टनर है तो पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर बॉर्न बाय फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। और अगर पार्टनर ने ही बियर करने हैं, पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। इन शॉर्ट नो एंट्री। बट अगर ये दोनों पार्टनर अलग अलग है, लेट्स से ए ने बियर करने थे पर बी ने पे कर दिए, तो फिर हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी ए डेबिट टू बी। ओके। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का टोटल करेंगे। लेकिन टोटल से पहले वो मैं लिख नहीं सकता था, वो आपको समझाना है। टोटल करने से पहले रियलाइजेशन का हमेशा हम चेक करते हैं कि क्या हमारी कोई ऐसी एसेट्स जो रियलाइज हो सकती थी, जिसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो क्या है। अगर है तो क्या वो बिक सकती है, नहीं बिक सकती। अगर बिक सकती है तो हम उसको रियलाइज करेंगे बुक वैल्यू पे। और सिमिलरली अगर हमारी कोई लाइबिलिटी है जो हमने पे ऑफ नहीं करी, वो पे ऑफ हो सकती है, तो हम उसको पे ऑफ करेंगे डेबिट साइड से, रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। तो सिंपल सी बात यह है कि लास्ट में आके टोटल करने से पहले हमें एक बार चेक करना है कि क्या कोई एसेट बेचना या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करना रह तो नहीं गया। अगर है तो पहले उसको करेंगे हम रिकॉर्ड, एंड देन उसके बाद हम रियलाइजेशन का टोटल करेंगे। रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट जो है वो बेसिकली डेबिट साइड पे आएगा, तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई लॉस है तो वो क्रेडिट साइड पे बचेगा, तो एंट्री पास हो जाएगी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसमें मैंने आपको बतानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये कहता है कि अगर आपके पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है बट नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया, तो फिर भाई वो फ्री रिजर्व है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 10,000 का और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है कि उसके अगेंस्ट लायबिलिटी है 8,000 की, तो 2,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 8,000 रुपए लायबिलिटी की तरह ट्रीट करके उसे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर डालेंगे और बाद में पे कर देंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर उसके अगेंस्ट लेट्स से कुछ पार्शियल अमाउंट की लायबिलिटी दे रखी है तो वो जो पार्शियल अमाउंट है वो क्रेडिटर की तरह ट्रीट होगा, यानी कि रियलाइजेशन में डेबिट होगा और उसके बाद वो पे हो जाएगा। बाकी बचा हुआ अमाउंट रिजर्व की तरह ट्रीट होगा जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन इसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है वो हम कैश के थ्रू पे कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया अब सिंपल डिसोल्यूशन की। सिंपल डिसोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। लेकिन अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। चलिए आप समझते हैं गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल क्या होता है। गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल सबसे पहली बात डिसोल्यूशन का एक एक्सटेंशन है, यानी कि डिसोल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा, सिंपल डिसोल्यूशन जो पढ़ा, वो आपको पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेना है, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल कर देना है, उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल बचेगा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगेगा। बट आपको ये बात क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेनी है, यानी कि जब आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको उसी टाइम डिसाइड कर लेना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये कैसे डिसाइड करना है? गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट हो रहा है तो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल पिक्चर में आ जाएगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगेगा। अब गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगेगा कैसे? तो आपने सबसे पहले तो सिंपल डिसोल्यूशन करना है जो अभी हम पढ़कर आए, यानी कि पहले सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में डेबिट, सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में, बैंक को बैंक में, देन इसके बाद रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल में, देन एक्यूमुलेटेड लॉसेस पार्टनर कैपिटल में, देन इसके बाद एसेट्स को बेचेंगे, बैंक डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, देन इसके बाद लायबिलिटीज को पे करेंगे, बैंक क्रेडिट रियलाइजेशन डेबिट। अगर कोई पार्टनर एसेट लेके तो रियलाइजेशन क्रेडिट पार्टनर डेबिट, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करके ले जाता है तो रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर क्रेडिट, राइट। देन इसके बाद रियलाइजेशन का टोटल कर देंगे, रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अब सुनिए गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। जो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले हम उसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले उसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी जाएगी। उसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि डेफिशिएंसी आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो डेफिशिएंसी नहीं आ रही तो छोड़ दो भाई, आगे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन करो बिंदास, मस्त एकदम खत्म क्वेश्चन। लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी आ रही है तो वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। अब मान लीजिए टोटल 4 पार्टनर है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो बाकी बचे हुए 3 पार्टनर्स उसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। अब यहां पे सवाल ये उठकर आएगा कौन सी रेशो में, तो द रेशो विल बी ओपनिंग कैपिटल रेशो, CR, ओपनिंग कैपिटल रेशो। अब ओपनिंग कैपिटल रेशो निकालनी कैसे? अगर आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगा रहे हो तो जो कैपिटल रेशो दे रखी है वो हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल रेशो। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगा रहे हो तो फिर रिजर्व्स बांटने के बाद और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उसको माइनस करने के बाद जो रेशो आएगी वो रेशो लेनी है। रिजर्व सारे, चाहे वो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है, वो सारे रिजर्व लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या, ओपनिंग कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। मान लीजिए उन 3 पार्टनर्स में से एक की ओपनिंग कैपिटल नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब उसका बैलेंस एसेट साइड पे दिया हुआ है, रिजर्व्स बांटने के बाद भी उसका बैलेंस प्लस में नहीं आ रहा, उसका बैलेंस माइनस में है, तो यह बंदा डेफिशिएंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। क्लियर? दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से। सबसे पहली बात, ये बैंक गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगेगा कब? जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा। उसमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है उसकी डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही क्वेश्चन कंप्लीट है, और अगर डेफिशिएंसी आ रही है
तो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स। पर रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स में अगर किसी भी पार्टनर की जो रेशो है, वो रेशो कैपिटल जो है वो नेगेटिव में दे रखी है, तो वो बियर नहीं करेगा, बाकी दोनों अपनी ओपनिंग कैपिटल रेशो में बियर करेंगे। ओपनिंग कैपिटल रेशो निकालनी कैसे है? अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल रेशो जो आपकी कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट को भूल जाओ, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, और वो पॉइंट तब लगता है, ये पॉइंट तब लगता है जब आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स को घर से लेकर आना पड़ेगा अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव करने के लिए एक अमाउंट। अब घर से अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर कौन सा अमाउंट? अगर रियलाइजेशन में लॉस था, ध्यान से सुनिएगा, अगर रियलाइजेशन में लॉस था तो उतना अमाउंट इक्विवेलेंट टू देयर शेयर, यानी कि जितना लॉस उनका था उतना अमाउंट उनको घर से लाना पड़ेगा अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव करने के लिए। सर, जिसका पार्टनर का कैपिटल डेबिट में था, यानी कि नेगेटिव कैपिटल था, क्या उसको भी लाना पड़ेगा? यस, उसको भी लाना पड़ेगा, राइट। तो एक बार स्टार्टिंग से समरी के तौर पे फिर से समझते हैं। सबसे पहली बात, गार्नर वर्सेस मूरे रूल कब लगेगा? जब किसी पार्टनर को, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। किसकी डेफिशिएंसी? जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी। अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही, क्वेश्चन को आगे करके कंप्लीट कर देंगे। अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो इन दैट केस क्या होगा? वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे बाकी बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर्स अपनी ओपनिंग कैपिटल रेशो में। ओपनिंग कैपिटल रेशो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस की रेशो। लेकिन अगर ये रेशो, और ये जो रेशो आ रही है, रेशो में से अगर कोई भी पार्टनर की रेशो नेगेटिव में आ रही है, इन शॉर्ट मतलब उसकी कैपिटल नेगेटिव में आ रही है, तो वो पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी दोनों को डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी, या बाकी एक जो बच जाएगा उसको बियर करनी पड़ेगी। डन। देन इसके बाद कहानी क्या आई कि क्या कोई स्पेशल पॉइंट है? यह एक स्पेशल पॉइंट है। क्या है स्पेशल पॉइंट? कि अगर कोई पार्टनर जो बचे हुए, अगर डिसोल्यूशन में लॉस हो रहा है, रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स इंक्लूडिंग दैट नेगेटिव कैपिटल वाला भी अपने घर से उतना कैश लेकर आएंगे टू प्रूव देयर सॉल्वेंसी, दैट्स इट। और उसके बाद फिर हम कैपिटल का टोटल करेंगे और जो पैसा कैपिटल्स को देना है वो दे के कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये है गार्नर वर्सेस मूरे रूल। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। पर अगर गार्नर वर्सेस मूरे रूल से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जहां पर हमने दो मेथड समझने हैं। चलिए आप समझते हैं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहली बात, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या? पीस का मतलब है हिस्सा, मील का मतलब खाना, लेकिन अकाउंटिंग में खाने का मतलब पैसा होता है। तो हिस्से में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि धीरे धीरे जैसा जैसा पैसा आता जा रहा है उसको हिस्से में बांटते जाना। अब जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म के पास पैसा एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे करके पैसा आता है। तो जब धीरे धीरे करके पैसा आता है तो फर्म पहले किसको पे करे? तो रैंक 1 होती है आउटसाइडर की, तो सबसे पहला पैसा आउटसाइडर को पे किया जाता है। और अगर मान लो 2 आउटसाइडर्स हैं तो उनको उनकी रेशो में पैसा दिया जाता है। अगर कंपनी के, फर्म के पास कम पैसा है, लेट्स से मैंने एक क्रेडिटर के 10,000 देने हैं, एक के 5,000 देने हैं, तो टोटल 15 देने हैं, पर मेरे पास सिर्फ 12 आए हैं, तो वो जो 12 हैं वो मैं 2:1 की रेशो में, यानी 10:5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब आउटसाइडर की लायबिलिटी खत्म होने के बाद पे करा जाता है पार्टनर्स के लोन को। फिर पार्टनर के लोन की लायबिलिटी खत्म होने के बाद पे की जाती है पार्टनर की कैपिटल। अब जब पार्टनर की कैपिटल पे करने की बारी आती है तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि किस पार्टनर को कितनी पे करी जाए, पहले किस पार्टनर को दी जाए। तो उसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है HRCM और दूसरा है MLM। HRCM इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड और दूसरा है मैक्सिमम लॉस मेथड। सबसे पहले हम समझते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड क्या होता है। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिसकी कैपिटल सबसे कम है, अगर उसके हिसाब से बाकियों की भी उतनी ही होती तो कितनी होती। लेट्स से मेरी रेशो है 2 और आपकी रेशो है 1। ओके, आपने लगाए हुए हैं 10,000 रुपए और मैंने लगाए हुए हैं 25,000 रुपए। अब आपने 1 के लिए लगाए हैं 10,000, तो कायदे से मुझे 2 के लिए लगाने चाहिए थे 20,000 और मैंने लगाए हुए हैं 25,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 5,000 एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो जो पैसा मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया हुआ है वो पहले मुझे मिलेगा। वो एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा, वही मेथड है HRCM, यानी कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ओके,
उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तीनों पार्टनर्स लिख लिए, तीनों पार्टनर की कैपिटल लिख ली, उसके बाद उनकी पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख ली। अब हम कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड कर देंगे तो ये कैपिटल पर यूनिट आ जाएगी। तो एक के लिए इसने 50 लगाए, इसने 75 लगाए, इसने 1 लाख लगाए। अब इन तीनों में सबसे कम वाला ढूंढेंगे, तो सबसे कम है 50। तो मिनिमम कैपिटल पर यूनिट है ए का 50,000, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पीएसआर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो इस 50 को 2 से किया तो 1 लाख आ गया, 50 को 2 से किया इधर भी 1 लाख आ गया, और 50 को 1 से किया तो इधर भी 50,000 आ गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में से ये जो कैपिटल आई है, मिनिमम कैपिटल जो आई है, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सेस कैपिटल आ जाएगी। तो ए के कंपैरिजन में बी और सी के 50-50 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमने तीनों की कैपिटल लिखी, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कैपिटल पर यूनिट आ गई। अब इन तीनों कैपिटल पर यूनिट में से जो सबसे मिनिमम है उसको फिर से पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तीनों की मिनिमम कैपिटल आ जाएगी, और उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे तो एक्सेस कैपिटल आ जाएगी 2 या फिर एक पार्टनर की। अब अगर मान लो 2 की आई है तो ये प्रोसेस हमें आगे फिर से करना है, ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक 1 की ना आ जाए, राइट। तो हमने इसको फिर से पीएसआर से डिवाइड किया, कैपिटल पर यूनिट आया, 25 मिनिमम था, तो हमने मिनिमम कैपिटल पर यूनिट से डिवाइड किया, अब ये 25 आ गया, डन। अब ये कैलकुलेशन तो हमने कर दी, लेकिन अब समझना क्या है, ये 3 स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। सबसे एक्सेस कैपिटल लगी हुई है 25,000 रुपए सी की, तो मतलब फर्म के पास जब भी पैसा आएगा फर्म आउटसाइडर को दे देगी, फिर उसके बाद फर्म पार्टनर के लोन को दे देगी। अब जो भी पैसा बचेगा उसमें से सबसे पहले 25,000 रुपए किसको मिलेंगे, सी को। सी को 25,000 रुपए मिल गए। सी को 25,000 मिलने के बाद फर्म के पास फिर से पैसा आया, तो फिर पैसा मिलेगा बी और सी को। कितना मिलेगा बी और सी को, बी को मिलना चाहिए 50, सी को मिलना चाहिए 50, पर 50 में से 25 तो मिल गया ना, यानी 50 प्लस 50 कितना हो गया, 1 लाख, पर 25 तो मिल गया बी को, सी को, तो कितना बच गया 75। तो 75,000 बी और सी में बढ़ जाएंगे 2:1 की रेशो, एंड देन रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा वो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1, यानी कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्रक्स क्या निकला, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैपिटल लेनी है, उसको हमने पीएसआर से डिवाइड करना है, कैपिटल पर यूनिट आ जाएगी, फिर उसके बाद कैपिटल पर यूनिट में जो सबसे कम है उसको वापस पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर वो जो मिनिमम कैपिटल आई उसको हमने अपनी ओरिजिनल कैपिटल में से माइनस किया तो एक्सेस कैपिटल आ गई। अगर एक्सेस 1 का आता कहानी खत्म हो जाती, बट एक्सेस 2 का आ गया तो हमें वो प्रोसेस दोबारा करना पड़ा। अब हम स्टेटमेंट के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे एक्सेस कैपिटल किसकी थी, 25,000, किसकी थी 25,000, सी की, तो पहले सी के 25,000 उसे दे दो। फिर उसके बाद वापस ऊपर एक्सेस कैपिटल में गए, वहां पे बी के 50, सी के 50 थे, तो सी को 25 तो मिल गए, तो रह गए 50 और 25 यानी 75,000। तो अगले 75,000 बी और सी को मिलेंगे 2:1 में, और अगर उसके बाद कोई पैसा आया तो एबीसी को मिल जाएगा 2:2:1 के अंदर। डन है जी, ये है हमारा एचआरसीएम यानी कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसके बाद हमारा अगला मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैक्सिमम लॉस मेथड समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम लॉस मेथड एक ही कैलकुलेशन बार बार करवाता है। अब वो कैलकुलेशन क्या होती है समझना ध्यान से। वो ये कहता है सबसे पहले कैश आया, आप क्रेडिटर को आउटसाइडर को दे दो, उसके बाद कैश आया पार्टनर के लोन को दे दो। अब दोबारा जो कैश बच गया उसको ध्यान से सुनो क्या करना है। सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल करो, जो भी टोटल कैपिटल आ रही है, जो भी टोटल कैपिटल आ रही है, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस टोटल कैपिटल में से कैश अवेलेबल यानी आपके पास जो भी कैश आया है, जो कैश आपके पास है वो माइनस कर दो, तो ये जो बचेगा ये होगा आपका मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या हो गया भाई, अब अगर इसके बाद कोई भी पैसा नहीं आया तो इतना ही लॉस बियर करना पड़ेगा, इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। अब ये मैक्सिमम लॉस तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनकी कैपिटल में से इस लॉस को माइनस कर दो। अगर तीनों अमाउंट पॉजिटिव में आ गए तो ये बन गया कैश पेड टू पार्टनर, कहानी खत्म, बस सिंपल। दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत तब आएगी जब तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव आ जाता है। जैसे यहां पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले टोटल कैपिटल ली, उसमें से कैश अवेलेबल माइनस किया, मैक्सिमम लॉस आ गया, मैक्सिमम लॉस तीनों पार्टनर में बांट दिया। अब यहां तीनों पार्टनर में बांटने के बाद 2 जनों का नेगेटिव में आ गया, तो यार नेगेटिव में नहीं आ सकता,
तो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका नेगेटिव जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसमें से माइनस कर दो। मतलब ये 1800 रुपए यहां प्लस कर दिए, इसको जीरो कर दिया, और वो 1800 सी में से माइनस कर दिए। बी का भी 840 जीरो कर दिया और वो सी में से ही माइनस कर दिए। तो इसका मतलब ये होगा अगर किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा तो वही कैश पेड है, अगर दो का नेगेटिव आ रहा है तो तीसरे वाले के जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको वो दोनों नेगेटिव बियर करने पड़ेंगे। दिक्कत कहां आती है? जब सिर्फ एक का नेगेटिव आ रहा हो। लेट्स से जैसे इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल कैपिटल ली, उसमें से अवेलेबल कैश माइनस किया, मैक्सिमम लॉस आ गया, तीनों में लॉस बांटा। इसके बाद अब इसका नेगेटिव आ रहा है पर इन दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका नेगेटिव बाकी दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उन दोनों का किसमें हो जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। सो गाइस, कॉन्सेप्ट वाइज इस वीडियो को मैं बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूं और मैंने बहुत डिटेल्ड वर्जन में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। बट आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लेवल पर बैठकर ये चैप्टर देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।